मतलब मैं इंटरव्यूज़ देखती थी जो पुराने टॉपर्स थे उनके, अब जो मेरे सीनियर्स है एम्स बेसिकली तुम्हें लाइक एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी देता है। एक ऑनलाइन रिसोर्स से प्रैक्टिस करना, एक ऑनलाइन रिसोर्स से पढ़ाई करना, फिर नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना, क्योंकि बहुत डेडिकेशन चाहिए इस। तो अपने आप को किस तरह से आप उस डेडिकेशन, आपके अंदर वो डेडिकेशन आया प्लस मोटिवेशन कहाँ से आता था कि रेगुलर मुझे स्टडी करना है? एक ऐसा था ना कि मतलब मैंने लाइक मेरी जो भी लाइफ थी से 10th तक मैंने बहुत ऐसे देखा है, लाइक पीपल हैव ट्राइड टू पुल मी डाउन इन मेनी एस्पेक्ट्स। तो एक वो होता है ना कि उनके लिए नहीं, खुद के लिए करना है। पलक ने कैसे सोचा कि मुझे एक डॉक्टर बनना है? वही ना, लाइक मेरे पूरे फैमिली में देयर इज़ नोबडी इन दिस प्रोफेशन। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेड टॉक्स पर। मेड टॉक्स में हम लोग आप लोगों को मेडिकॉस से मिलवाते हैं, एम्स से लेकर सफदरजंग हर इंस्टीट्यूट के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनसे आपकी बात करवाते हैं और एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा उनका नीट का एक्सपीरियंस रहा था और अब जो उनकी लाइफ चल रही है मेडिकल स्कूल में, मेडिकल कॉलेज में, वो किस तरह की लाइफ है और किस तरह से आप लोगों की लाइफ होने वाली है आगे आने वाली, क्योंकि आप लोग भी तो नीट की तैयारी करके यार एक मेडिकल स्कूल में जाने की कोशिश कर रहे हो। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। इन्होंने 17 साल की उम्र में नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया, एम्स दिल्ली में एडमिशन लिया, अभी एम्स में अपनी MBBS की जो पढ़ाई है उसे कंप्लीट करने की तरफ अग्रसर हैं। तो स्वागत करते हैं पलक एन शाह का। पलक, हेलो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। कैसे हो आप? सर एकदम बढ़िया, आप बताओ। बहुत ही बढ़िया यार। तो पलक एक बात बताइए, 2023 का जब आपका एग्जाम हुआ, जी एक चीज मुझे ये जाननी, इस साल क्या हुआ सब पता है आपको? जी जी कि इस साल जो भी चीजें हुई, तो एक बार को तो ऐसे दिल पे हाथ रख के बोला बहुत हाश, ज़्यादा इस साल हो गया मेरा। राइट एग्जैक्टली। मतलब जब रिजल्ट आया था, आई रिमेम्बर हमारे बैच में सर हमने ऐसे डिस्कस भी कर रहे थे कि थैंकफुली हमारा 1 साल पहले हो गया। तो इट वाज वेरी लाइक ऐसे ड्रामेटिक सा था पूरा माहौल एम्स में। तो शिवान सुन रहा है भाई? मतलब जितने भी 24 के जो टॉपर्स आए थे Right. उनका जब मैंने उनसे बात करी, वो सबका यही था कि सर यार ये बड़ा मनहूस साल था। निकल गए, बस सही है। एक्चुअली सही सही सही। अच्छा, कैसा है अभी आपका एम्स दिल्ली में? अभी आपका 2 साल होने जा रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस है एम्स दिल्ली का? बहुत अच्छा है। मतलब जैसे सोचा था, टू वेरी मच एक्सटेंड इट इज़ लाइक दैट। जैसे बोलते कि एम्स दिल्ली इट हैज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, है ना, रिसर्च से लेकर एकेडमिक्स से, एंड जो टीचर्स द बिग फैकल्टीज जिनको तुम ऐसे देखते थे कि दीज पीपल गिव इंटरव्यूज़ टू न्यूज़ चैनल्स एंड ऑल, उनके नाम पे से रिसर्च लैब्स है, तो वो लोग आके क्या तुम्हें लगता खुद है पढ़ा रहे हैं। उन लोगों को भी यहाँ पर बुलाया जाए? चलो वो भी करेंगे। एंड बाकी अदर देन दैट स्टूडेंट लाइफ को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। तो एम्स बेसिकली तुम्हें लाइक एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी देता है, जो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस कुछ है नहीं उधर। एंड इट हेल्प्स यू आई थिंक एक्सप्लोर एंड फाइंड योर हॉबीज़, इंटरेस्ट। जैसे एक्स्ट्रा कोकरिकुलर हो गया, एंड देन वी हैव डिफरेंट इवेंट्स विच आर गोइंग ऑन, तो उसमें यू कैन पार्टिसिपेट। फेस्ट अटेंड किया आपने एम्स दिल्ली का? कैसा रहता है? वो तो अच्छा ही होता है। मतलब इनफैक्ट कि अभी जस्ट हुआ था एक। किसी ने मेरे को बताया था कि हाँ। एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज का अगर कोई फेस्ट होता है तो वो एम्स का होता है। हाँ होता था, एक्चुअली इस साल नहीं हुआ वो, बट हाँ लाइक इनफेस्ट और इनसाइट करके हुआ था। तो दीज आर ऑल्सो लाइक बिग इवेंट्स। अभी जस्ट Nice. इनसाइट ख़त्म हुआ है। तो स्कूल के बाद तुरंत बाद जब कॉलेज लाइफ में तुम आते हो और फिर उसके बाद ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करने मिलती है कि पढ़ाई के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपकी, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में जहाँ तक पलक की तैयारी के बारे में बात करूँ अगर मैं, भाई इस लड़की ने हर दिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, हर दिन अपने नीट की तैयारी में एक कदम आगे बढ़ाया है, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो अगर तुम भी पलक की तरह तैयारी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुम्हें पता है, जाकर फॉर्म फिल कर सकते हो और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। आप लोगों को अगर नीट की तैयारी करनी है, टारगेट बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो एक जो ट्रांजिशन होता है वो किस तरीके का था जब आपको कॉलेज आने के बाद पता लगा ये सारी चीज़ें भी होती हैं? क्या क्या नया एक्सप्लोर किया आपने कॉलेज में आके?
एक्सप्लोर तो जैसे मतलब डांस वगैरह था, यू कैन, फिर सिंगिंग हो गया, फिर स्पोर्ट्स थे, जैसे मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ, तो लाइक एम्स में तो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स है, यू कैन स्विम, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, तो वो भी मैंने ट्राई किया। मतलब नीट के टाइम पे ऐसा नहीं था कि मैं नहीं खेलती थी या आई डेंट यूज टू सिंग, आई यूज टू, बट वो ऐसा था ना कि प्रिपरेशन वाज मेजर, तो इधर आके वो दोनों स्टडीज़ एंड वो ऐसे बैलेंस करना वाज द मेन टारगेट। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये सारी चीज़ें आपको फेस आपने करी कि पूरा एक कल्चरल शिफ्ट हो जाता है कि स्कूल लाइफ से पूरा कॉलेज लाइफ में, कि अब आपको कोई पीछे पढ़ के पढ़ाने वाला नहीं है, पढ़ाई भी खुद ही करनी है, पास भी खुद ही होना है एग्जाम में, लेक्चर्स भी खुद ही अटेंड करते हैं, बंक भी खुद ही करना है। तो क्या था कि क्या सारी चीजें कैसे डिसाइड होती है कलेक्टिवली, कैसे ये सब होता ये है? तो दोस्तों से ऐसे बात करके होता है कि यू नो जा रहा है कॉलेज, तो कोई नहीं जा रहा तो ऐसे बोलते चलो सब नहीं जाते आज, तो सही। ऐसे ही होता है। बट आई गेस फन है ये भी, लाइक नहीं। अटेंडेंस मेंटेन करते चलो 75%, दैट्स इम्पोर्टेंट। बढ़िया 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 बढ़िया। तो पलक आते हैं आपकी नीट की तैयारी पे। सो नीट एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, आपने 2 साल बिना कोचिंग के प्रिपेयर किया? आई वुड नॉट से बिना कोचिंग के, बट मतलब मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज से प्रिपेयर ओनली कर रही ऑनलाइन थी। रिसोर्सेज? हाँ, क्योंकि क्या क्या हमारे रिसोर्सेज टाइम फॉलो पे किए? लाइक कोविड था, तो कोविड के वजह से लाइक जब मैं 11th में थी, 10th में आई गेस 9th के एंड में हमारे टाइम पे 2020 में कोविड लग गया था, तो उसके 2 साल बाद तो 11th एंड तक तो सब रिस्ट्रिक्शंस थे, 12th में प्रॉपर उठा था, तो 11th से तो तैयारी चालू हो गई थी। तो फॉर दैट मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेस ही जितने आई कुड फाइंड, या जहाँ जहाँ पे आई कुड यू नो गिव एंट्रेंसेस, मैंने जितने मुझे मिले आई गेव एंट्रेंसेस एंड आई गॉट स्कॉलरशिप्स लाइक ऑलमोस्ट ऑन एवरी अदर कोचिंग जहाँ पे मैंने एंट्रेंस दी थी। तो आई यूटिलाइज्ड डिफरेंट रिसोर्सेज जो मेरे को अच्छा लगता था, क्योंकि अगर तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, तो यू कैन चूज बिटवीन, है ना, कि कोई तुम्हें ज़्यादा बेटर लगे। सही तो है। मैंने वैसे किया था। सही। सो आपने क्या फाइनल रिसोर्सेज फॉलो किए थे? मेजर तो मैं मतलब एज फार एज आई रिमेम्बर वाज, मैं मतलब टेस्ट के लिए सपोज अब मैं नाम, ऑनलाइन एक कोचिंग ऑनलाइन से? रिसोर्सेज आई यूज्ड टू यूज, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने सपोज कोई रिसोर्स यूज़ कर लिया, फिर पढ़ने के लिए यूट्यूब हैड अ लॉट ऑफ थिंग बैक देन, क्योंकि कोविड के टाइम पे आई गेस अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स दे स्टार्टेड टीचिंग ऑन यूट्यूब, तो वो भी एक रिसोर्स थी जो मैंने यूज़ करी थी क्लास 10th में। तो आई गेस ऐसे करते करते मतलब ऐसे ही मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे ऐसे पर्टिकुलर इस कोचिंग या इधर से प्रिपेयर करना है। आई जस्ट वेंट आउट एंड एक्सप्लोर्ड, जहाँ जहाँ पे मुझे जो टॉपिक अच्छा लगा, आई जस्ट ट्राई टू गेन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एट दी एंड तुम्हारा नॉलेज तुम कहीं से भी ले लो, दैट्स इम्पॉर्टेंट कि तुम कॉन्सेप्ट कैसे समझते हो, फिर तुम यूटिलाइज कैसे करते हो। एंड बुक्स की बात करें तो बुक्स वर वेरी लाइक स्टैंडर्ड, ये बुक्स मतलब मैं इंटरव्यूज़ देखती थी जो पुराने टॉपर्स थे उनके, अब जो मेरे सीनियर्स है एम्स में, तो मैंने उनके सारे इंटरव्यूज़ देख रखे थे, तो आई न्यू कि अच्छा इन लोगों ने ये बुक्स करे, तो सब में एक कॉमन बुक आती थी, जैसे से लाइक फिजिक्स उठा लिया तो सब हर कोई यूज़ से कि एच.सी. वर्मा कर लो या डी.सी. पांडे कर लो, तो मुझे पता था कि ओके ये 2 बुक्स तो है, तो इन सब ने कर रखा है, तो आई डेंट हैव टू लाइक मतलब ऐसे भी होता है कि ऑनलाइन इफ़ यू प्रिपेयरिंग तुम्हें पता नहीं होता कि कहाँ से करना है, क्या करना है, बिकॉज नीट बहुत एक्सटेंसिव सिलेबस है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो आई थिंक इफ़ यू ट्राई टू फाइंड आउट, है ना, जैसे इंटरव्यूज़ देख लिए एंड देन यू फाइंड आउट अ कॉमन सोर्स कि इतने ज़्यादा लोगों ने करा है, एंड यू जस्ट ट्राई टू फॉलो, एंड उसके साथ खुद अपना अपना भी तुम्हें पता लग जाता है विद टाइम कि इफ़ इट्स मैचिंग, है ना, और नॉट। तो रिसोर्सेज की जहाँ तक बात है, आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज स्टार्ट किए, एंड देन फिर ऑनलाइन पे जितने भी टॉपर्स वगैरह जो फॉलो कर रहे थे वो आपने फॉलो करना स्टार्ट किया। जी। अब आते हैं आपके सिलेबस कंप्लीशन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट की जर्नी अगर हम लोग देखें तो कोई भी एक दिन ऐसा नहीं था जब आपने पढ़ाई बंद करी हो। सो आपका पढ़ाई का शेड्यूल कैसा रहता था डेली का? सर वही मतलब कोई ऐसा शेड्यूल नहीं था मेरा, बस इतना होता था कि मैं उठ के एक ऐसे चिट पे लिख देती थी कि मुझे ये कंप्लीट करना है, ये मेरी टू डू लिस्ट है कि मुझे ये टॉपिक इतने ज़्यादा क्वेश्चन, सपोज मैंने बोल दिया कि मैंने उठ के लिख दिया कि मुझे आज फिज़िक्स के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो दिन भर का टाइम है, तो उस हिसाब से लाइक कभी ऐसे होता है ना कि तुम्हारा मूड नहीं होता कि तुम उठ जाते हो और यू नो कि
अच्छा नहीं लगता कि नहीं पढ़ना मुझे, या फिर कभी कभी सैचुरेशन भी आती है पढ़ के या तुम, अब मैं खुद की बात करूँ तो मैं घर पे थी एंड एज सच मतलब मैं पेरेंट्स से बात करती थी, और मेरे एक दो जो दोस्त थे मैं उनसे बात करती थी ऑनलाइन में भी। तो एक बात मतलब एक पॉइंट के बाद ऐसे सैचुरेशन भी आ जाता है कि ये कब ख़त्म होगा, 2 साल कब निकलेंगे। तो एंड तक मेरे साथ वैसे हो गया था, बट वही कि जस्ट कीप ऑन गोइंग, दैट वाज द थिंग। तो मैं ऐसे टू डू लिस्ट बना देती थी कि ये मुझे कंप्लीट करना है, एंड ऐसे नहीं था कि मुझे नंबर ऑफ़ आवर्स भी फिक्स करने कि मुझे 16 घंटे पढ़ना है या मुझे 17 घंटे पढ़ना है, ऐसे कुछ नहीं था। एंड ऑनेस्टली ऐसे करने से कुछ फ़ायदा भी नहीं होता। इट्स नॉट द नंबर ऑफ़ आवर्स, इट्स हाउ मच यू स्टडी। नाइस। तो वैसे करके आई यूज्ड टू डू कि ओके इतना ठीक लग रहा है मुझे, एंड वो खुद आई थिंक सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब चीज़ों में। मे बी अगर जो लोग, इफ़ यू आर डूइंग कोचिंग, इफ़ यू हैव अ टीचर विथ यू, तो दे कैन असेस यू आउट। अच्छा, एक सवाल मुझे आपसे ये पूछना है, क्योंकि अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं और अभी जो लोग देख रहे होंगे वो ऑनलाइन रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं, मतलब ऑफलाइन कोचिंग नहीं करते हैं, या स्कूल भी कई बार कई लोग बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो मुझे ये चीज़ बताइए कि एक ऑनलाइन रिसोर्स से प्रैक्टिस करना, एक ऑनलाइन रिसोर्स से पढ़ाई करना, फिर नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना, क्योंकि बहुत डेडिकेशन चाहिए इस, तो अपने आप को किस तरह से आप उस डेडिकेशन, आपके अंदर वो डेडिकेशन आया, प्लस मोटिवेशन कहाँ से आता था कि रेगुलर मुझे स्टडी करना है, क्योंकि एक टाइम के बाद जाके आपके पास फटीग तो आ ही जाता है। सबके साथ होता है। आई थिंक मोटिवेशन तो पहली बात तो एक ऐसा था कि मेरे फैमिली में देयर इज़ नोबडी इन दिस प्रोफेशन, एंड सेकेंडली मतलब आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, विथ नो गुड एज सच फाइनेंशियल सपोर्ट एज सच। तो मेरा एक ऐसा था कि मुझे मतलब वो जो लाखों की कोचिंग्स है, हाँ, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। बेसिक मेरा ये बहुत क्लियर था कि क्लास 10th में था कि मैं ना, मुझे सतारा से पुणे या सपोज कोटा बहुत लोग जाते हैं, ना मुझे शिफ्ट करना है क्योंकि उसमें भी पैसे जाते हैं, ना मुझे कोई बड़ी कोचिंग ना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। तो आई थिंक वन ऑफ द फैक्टर्स विच वॉज है ना, जो सबसे प्राइम फैक्टर जो था मेरी जो मोटिवेशन है, जो भी बोल लो आप, तो वो एक था कि तुम अगर मतलब तुम एक सिचुएशन में रह रहे हो हर रोज़, तुम देख रहे हो ना हाउ मच योर पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग और वट एवर, हाउ मच द गिविंग फॉर यू, तो तुम्हें एक अंदर से वो आ जाता है कि उनके लिए कुछ करना है, एंड खुद के लिए भी करना होता है। ऑब्वियसली देयर आर पीपल हु ट्राई टू पुल यू डाउन, मे बी मतलब इट्स नॉट कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करा है या नहीं, बट इतने मतलब जो 17 साल कर लिया है कि एटलीस्ट अगर हम एम्स दिल्ली में सेकंड ईयर में स्टडी कर रहे हैं, तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट। आई थिंक दैट्स अ, आई वुड से इट्स अ डिसेंट अचीवमेंट, नॉट रियली अ बिग अचीवमेंट, बट एक ऐसा था ना कि मतलब मैंने लाइक मेरी जो भी लाइफ थी से 10th तक मैंने बहुत ऐसे देखा है, लाइक पीपल हैव ट्राइड टू पुल मी डाउन इन मेनी एस्पेक्ट्स। तो एक वो होता है ना कि उनके लिए नहीं, खुद के लिए करना है। यहाँ पर अब मुझे नहीं पता मैं इस चीज़ को पॉडकास्ट में डालूंगा कि नहीं, बट मैं यहाँ पर एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि when you say that people were there to pull you down, were there any faculties from the school or relatives from कि I would say, I would not mention specifically, okay, but there were relatives. Okay, there were relatives. There were relatives. हाँ, honestly मतलब होता है, people don't पॉडकास्ट like पीजी रेटिंग वाला है, हाँ exactly. वरना अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें निकल के आ जाती Right. सही है, सही होते हैं यार, रिश्तेदार तो होते हैं। लाइक अगर आई थिंक वो एक अच्छा मोटिवेशन भी होता है तुमको अगर रिश्तेदार होते हैं, इट्स गुड। यार भुवन माम के रिश्तेदार उसको फोन करके बोलते थे उसके पेरेंट्स को कि क्या हरकतें कर रहा है आपका लड़का, ये क्या हरकतें कर रहा है। आई एम अ फॉलोअर ऑफ भुवन माम, तो आई नो ही इज ग्रेट। आई थिंक देयर आर 3 people in this room, me, Palak and the man behind the camera, Avinash. Man under the camera. So we all follow Bhuvan Mam, what he has done in his life. That's commendable, and जो ऊंचाई पे आज वो आदमी है, प्लस 2-4 किलोमीटर दूर ही रहता था वो यहाँ से उसके घर पे जाके लोग मतलब घंटी बजा के ऐसे भाग देते थे। हम लोग गए हैं उसके घर भी, बढ़िया मजा मिला नहीं हूँ बस घर गए, बस घर गया, बाहर से देखा हमने। सो पलक यार एक चीज़ बताओ कि
ऑनलाइन सोर्स से आपने जब पढ़ाई करी, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कैसे आपका ध्यान गया? कि क्योंकि जब भी हमें बचपन से पढ़ना के जब भी हम Theoretical है हाँ, ज़्यादा। तो हम लोग ये सोचते हैं कि चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब हमारा ये होता है कि हमने चैप्टर पढ़ा, कॉन्सेप्ट समझ लिए, उसके नोट्स बना लिए, देन उसके बाद बैक एक्सरसाइज कर ली। उतना करने के बाद हमारा काम हो खत्म हो जाता जाता है, है। काम खत्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो अगर फिजिक्स में मैं बोलूँ तो SL अरोड़ा के या फिर प्रदीप के, इस तरीके की किताबों के हम सवाल थोड़े बहुत सॉल्व कर लेते हैं, एंड देन जो भी वर्कशीट वगैरह टीचर्स दे दे थोड़ा बहुत वो सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं करते हम लोग कि मतलब जैसे आपने एक सोर्स है नीट प्रेप से भी पलक ने तैयारी करी है, तो वहाँ से 40,000 क्वेश्चन किए हैं। तो मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इनिशियली आपने कैसे स्टार्ट किया, एंड देन कैसे आपके दिमाग में आया कि यार ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए? ओके, तो मेरा जो पैटर्न था पढ़ाई करने का, लाइक मैं पहले से आई एम नॉट वेरी थ्योरी ओरिएंटेड। लाइक मैं पढ़ती हूँ बट आई बिलीव मोर इन प्रैक्टिसिंग। मतलब जो भी पढ़ लिया तो आई ट्राई टू, पहले लाइक स्कूल में भी आई यूज्ड टू ट्राई टू फ्रेम क्वेश्चंस या फिल इन द ब्लैंक्स बना लिए, कुछ पढ़ लिया तो मेरा दिमाग बहुत ऐसे रेस्टलेस है। तो आई वॉज वेरी श्योर कि मैं थ्योरी पढ़ के मैं बोर हो जाती थी एक पॉइंट के बाद। लाइक बायो ऑब्वियसली वो थेरोटिकल है, बट आई वॉज लाइक इसको मुझे प्रैक्टिस करना है कुछ। तो मैंने स्टार्ट से लाइक और इंटरव्यूज़ भी देखे थे, एंड नीट ऑब्वियसली एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन लाइक एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियसली था कि MCQ तो प्रैक्टिस करने हैं, एंड मुझे तो वो बहुत स्टार्ट से पसंद था, तो मेरे लिए वो कैसे प्लस प्लस सा हो गया। तो जब भी लाइक कोई सपोज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले ली तो उसमें तो बहुत ज़्यादा यू हैव टू रट्टा करना पड़ता है, तो वो मुझसे नहीं होता था। तो मैं स्विच करती थी कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाए कि मैंने हर लाइन NCERT की क्वेश्चन के फॉर्म में प्रैक्टिस कर ली हो, कि मैंने अगर वो पढ़ के भी मुझे याद नहीं हो रहा तो मैंने वो क्वेश्चन के फॉर्म में अगर मैंने कर लिया तो मुझे याद रहेगा। एंड अगेन अगर तुम मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो दैट इज़ अगेन कॉग्निटिवली मोर बेनिफिशियल, क्योंकि तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, तुम गलत करते हो तो तुम्हें याद रहता है कि मैंने ये मार्क किया था और ये आंसर है, जो कि सही। पढ़ने से नहीं होता। सही 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 वो सही बस एक पैसिव मेमोरी बनती है। सही, बहुत ही सही, बहुत ही सही, बहुत ही सही। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, पलक ने 40,000 क्वेश्चन किए थे, वेद शिंदे ने 63,000 क्वेश्चन किए थे। जिन लोगों को हिंदी नहीं आती 63,000 होता है, ठीक है तो इतने क्वेश्चंस उसने किए थे और तुम लोगों को हिंदी में पता भी नहीं है कि कितने कर बैठा हो बंदा, ठीक है। दृष्टि ने 43,000 क्वेश्चंस किए थे। तो ये जो बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपको बताता है कि आप कहाँ तक जा सकते हो नीट एग्ज़ाम में, कितने मार्क्स जो है वो आपके आ सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप लोग चाहते हैं कि आप भी नीट एग्ज़ाम की तैयारी नीट प्रेप के साथ करें, आपको एक मेंटोर जो है वो गाइड करें आपकी तैयारी में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं आप लोग। और आप लोग जाकर वहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि क्या क्या आप लोग एक सेक्शन हम फॉर्म में ऐसा डाल देंगे कि क्या चीज़ें है जो आपकी नीट प्रिपरेशन में आप लैग कर रहे हैं और उस चीज़ पर आप लोग काम किस तरह से कर सकते हैं, तो मेंटोर्स आपको वो भी समझा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब पलक की स्टोरी में। तो पलक, मुझे एक चीज़ ये बताइए, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें आपके बारे में जानी, मतलब आपकी तैयारी के बारे में जानी, बट अब आपके बारे में थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ। पापा आपके सिविल इंजीनियर हैं, मदर आपकी एक टीचर है, जी। टीचर। सो पलक ने कैसे सोचा कि मुझे एक डॉक्टर बनना है? वही ना, लाइक मेरे पूरे फैमिली में देर इज़ नोबडी इन दिस प्रोफेशन, एंड मुझे मैथ्स बहुत पसंद थी, ऑल्दो मतलब ये बहुत ऐसे पैराडॉक्सिकल है, काफ़ी बट ज़्यादा। 9th 10th तक मैथ्स वॉज एवरीथिंग। इवन 10th तक मैंने सोचा था कि 10th में मैं मैथ्स लूँगी, IIT करूँगी, IIT में जाना है। तो ये 10th तक मेरा बहुत फिक्स था कि मुझे मैथ्स करनी है। बट देन सडनली पता नहीं 11th में सॉरी 10th के आई गेस 10th में मतलब 10th में बहुत डाइसी सा था, बट मैंने डिसीजन फाइनल तो 10th में ही कर लिया था कि थोड़ा मतलब एक दिन ऐसे मैं और मम्मी बैठे थे कि वी वर थिंकिंग कि क्या करना है, तो इट वाज बॉटम डाउन टू दिस टू, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट इसमें ही था। तो ऐसे नहीं था कि मुझे किसी और में इंटरेस्ट था और मम्मी ने बोला कि नहीं बेटा तुम्हारे पास बस यही 2 ऑप्शन है, ऐसे तो कुछ नहीं था। इंटरेस्ट मेरा एक तो मैथ्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी,
एंड बायो भी मतलब साइंस में समथिंग विच यूज्ड टू फैसिनेट मी, मतलब मोस्टली फिजिक्स बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी. तो देन वी डिसाइडेड वन डे कि अच्छा मतलब दोनों के प्रोज एंड कॉन्स ऐसे करते कि तेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है ऐसे वैसे. बट देन आई गेस डॉक्टर जो मेरी स्कूल में हमेशा सिखाते थे कि बहुत नोबल प्रोफेशन है एंड आई थिंक यू कुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी और ऐसे है. तो आई थिंक वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जो ऐसे विच मेड मी डिफरेंशिएट was that and the fact that engineers, like, no offense, okay, but like my family has engineers. So then it was like, okay, if you want to try something new, so then I decided कि नीट करते हैं. बट मैंने जेई भी दिया था क्योंकि मुझे क्या रैंक था जेई में? क्या रैंक था यार मतलब? परसेंटाइल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट 99 ही थी आई गेस. 99 परसेंटाइल तो थी. 99 परसेंटाइल वहाँ भी, और नीट का एग्जाम भी फोड़ दिया. हाँ मैंने उसी साल दिया था. बढ़िया 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 यार, बढ़िया. तो मैथ्स में कितना था जी? मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, बट मैंने लाइक मैं बता दूंगी आपको देख के रिजल्ट, बट ठीक ठाक ही था. आई थिंक इट वाज प्रिटी लेस देन दी, बट आई गेस मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छा था. मैथ्स में 50 या 60% ही था. सही सही सही, ठीक ही था. नॉट मतलब मैथ्स की तैयारी नहीं करी है नहीं आपने? करी थी, बट 10th तक मैथ्स वाज माय फेवरेट. 11th 12th में नहीं कर रही थी मैथ्स, में ड्रॉप करी थी. हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे ही हैं, बिना पढ़े एग्जाम देने जाते हैं, 84% नंबर ले आते हैं. द मैन अंडर द कैमरा. सही सही. तो इसके तो यार मैं ये जानना चाहता हूँ कि पता है तो अब तुमने मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया कि एक लड़की जिसको फिजिक्स पसंद है, एक लड़की जिसको मैथमेटिक्स पसंद है, ठीक है, तो और आप रहते भी महाराष्ट्र में हो, ठीक है, तो महाराष्ट्र से आईआईएससी का सफ़र तो बहुत ही मतलब बहुत छोटा सा सफ़र है. वहाँ पर जाया जा सकता था, या आईसर भुवनेश्वर, आईसर, राइट. तो आईसर या आईआईएससी में जाया जा सकता था. तो एक्चुअली मैंने केवीपीवाई भी दी थी. लाइक आईसर वाज ओपन फॉर मी, बट ठीक है ठीक है. ऐसे नहीं, आईसर वाज एन ऑप्शन. एक मिनट गाइस, नीट के जो भी स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, केवीपीवाई इस किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ये एक एग्ज़ाम होता है जिससे आपको आईसर्स एंड आईआईएससीज में एडमिशन लेने के लिए जो हेल्प करता है. जैसे जेई एक क्राइटेरिया है कि जेई एडवांस के मार्क्स आपके वहाँ पर मैटर करते हैं. अगर आपने केवीपीवाई दिया है तो वो भी एक तरीका है आपको आईसर्स और आईआईएससी में जाने का. एंड आईसर्स एंड आईआईएससीज आर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इंडिया के प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में से आते हैं. आगे बढ़ते हैं. बताएं फिर कैसे हुआ ये. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इंक्लिनेशन जो एंड में था कि कहाँ पे ज़्यादा इंक्लाइन लग रहा है, तो फिर मुझे लगा कि पर्सनली कि यहाँ पे है. सो अब मैं एक चीज़ यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा यार, तुम योर इंटरेस्ट इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, उसने कभी कुछ हेल्प किया आपके एमबीबीएस में? कितना हेल्प किया आपके एमबीबीएस में? मतलब फिजिक्स और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जो तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग ऐसे बहुत इट हेल्प्स यू टू टेक एवरी सिचुएशन. ऐसे मतलब बायो में कैसे होता है कि एक थ्योरी तुम्हें पढ़ा दी कि वो है तो ये फैक्ट है. फिजिक्स ले लो या मैथ्स ले लो, इट हेल्प्स यू चैलेंज थिंग्स. तो आई गेस एमबीबीएस में ऑल्सो इट्स नॉट कम्प्लीटली बायो, देयर मतलब बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं एमबीबीएस में. जैसे रिसर्च पकड़ लिया तो उसमें स्टैटिस्टिक्स आ जाता है वापस, तो मैथ्स फिर आ गया. एंड फिजिक्स तो आई थिंक फिजिक्स इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ बायोलॉजी ओनली, मतलब एक्सटेंड करके. तो इट डज हेल्प आई थिंक थिंकिंग ग्रो करने के लिए. नाइस. 2009 में एक नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री के लिए. देयर वाज एन इंडियन हु गॉट द नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री, डॉक्टर वेंकी रामाकृष्णन. वेंकी सर, वेंकटेश्वरन रामाकृष्णन नाम है उनका पूरा, वेंकी बोलते हैं उन्हें. ही वॉज अ फिजिसिस्ट इनिशियली. he turned into chemist. There is also another example, Professor TVR. He was a physicist and he worked on biological systems. मतलब ऑनेस्टली अगर तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट हो तो देयर इज नथिंग एज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो. इट्स जस्ट साइंस. उनको बस नेम दिए गए कि ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है.
अपनी सोच से ऊपर उठो मेरे हाँ, भाइयों, interest अपनी ले आओ। सोच से ऊपर उठो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अभी के तौर पे जब आप एमबीबीएस में ये सब पढ़ाई करते हो, बहुत सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी यूज होते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स वगैरह के होते हैं, और मतलब जब आपके आंखों वाले जो क्या होता है वो ऑप क्या? ऑप्थेल्मोलॉजी, हाँ, उसमें भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। So, इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसमें कभी ऐसा हुआ है कि आपसे लोग पूछने आ रहे हैं, यार पलक प्लीज ये थोड़ा सा समझा दे यार, ये नहीं याद आ रहा है हमको? हम तो भी लाइक सेकेंड ईयर में तो है नहीं है सब कुछ, फर्स्ट ईयर में भी नहीं था, बट आई गेस सभी जो मेरे बैचमेट्स भी है, दे आर ऑल इक्वली इंटेलिजेंट, सो वी जस्ट डिस्कस थिंग्स। मैं ये चीज़ इसलिए पूछ रहा हूँ ना क्योंकि फिजिक्स से बहुत ज़्यादा नीट एस्पिरेंट्स जो है भागते हैं, हाँ, बट फिजिक्स पीछा छोड़ने वाली तो है नहीं, नहीं। ऑनेस्टली फिजिक्स अगर मतलब आई गेट इट, इट इज़ अ वेरी टफ सब्जेक्ट। हम्म, स्टार्ट में मुझे भी बहुत टफ लगता था ऑनेस्टली, लाइक मैंने भी काफ़ी कम स्कोर करा है फिजिक्स में, मैं 70s में भी स्कोर करती थी स्टार्ट में, बट आई थिंक अगर तुम एक बार जान लो फिज़िक्स को, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार कॉन्सेप्ट बन गई तो तुम उसके ऊपर बिल्ड कर सकते हो बाय प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही फिज़िक्स आएगी, सिंपल। अच्छा, थोड़ा ऑफेंसिव हो सकता है तुम्हारे लिए नहीं, जिन लोगों के लिए मैं पूछने वाला हूँ उन लोगों के लिए। जब पलक का रिजल्ट आया 2023 में, तो ऐसे करके उन लोगों को थोड़ा सा ऐसे भेजा गया कि ये देखो ये आया है मेरा रिजल्ट, एम्स दिल्ली में एडमिशन हो गया, ऐसा कुछ हुआ था क्या? वेल ऑनेस्टली भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि पता लग गया था न्यूज़ सबको। वगैरह में वैसे ही आ गया था। हाँ, तो भेजने की ज़रूरत नहीं तो पड़ी। आया वहां से कुछ कॉन्ग्रेचुलेशंस वी आर? नहीं, कुछ नहीं आया। बड़ा मजा आता है यार ऐसे जब। वो मतलब बहुत शौक में चले गए थे, बस कुछ नहीं और। बढ़िया यार, बढ़िया, शौक में रहिए यार, शौक बड़ी चीज है। तो पलक यार, अब ये बताओ कि फाइनल एग्जाम डे पे आपने अपनी एंजाइटी को कैसे रोका? क्योंकि फाइनल एग्जाम डे पे बहुत सारे बच्चे वो कर लेते हैं कि यार घबरा जाते हैं, और इतने साल की तैयारी है, 2 साल की आप पूरी तैयारी करके एक ही दिन में आपका फाइनल होने वाला है, वो 3 घंटे। तो कैसे आपने उस एंजाइटी से अपने आप को बचाया? नहीं, मैं तो बहुत एंग्शियस हूँ, लाइक मतलब मैं लाइक छोटी छोटी चीज़ों पे मैं बस बहुत ज़्यादा एंजाइटी है मेरे में। तो मेरे दिमाग में बस यही था कि मतलब था कि साइड वाले बच्चों को नहीं देखना, बस अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखो कि इफ़ आई हैव वर्कड हार्ड तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। एंड सेकेंडली आई डेंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माई सेल्फ, लाइक कि मुझे 700 स्कोर करना है या ऐसे कुछ। मतलब हुआ क्या था, एग्ज़ाम के डे जब हमारी वो चेकिंग हो रही थी तो आधार कार्ड वो मांग रहे थे कि प्रिंट, दे वांटेड प्रिंटेड कॉपी, जबकि मेरे पास प्रिंटेड नहीं थी, मैंने बस ओरिजिनल ले गई थी। तो वहाँ पे अब पूरी लाइन खड़ी है, अब मेरा आता है चेकिंग का ये, एंड दे आर लाइक ये नहीं चलेगा, प्रिंट करा के ले आओ। तो मैं वापस भाग के गई गेट पे, एंड मेरी एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मैं और मम्मी हम भाग के, लकीली मम्मी थी तो हम भाग के जो और संडे था तो प्रिंट शॉप सारी बंद थी। हाँ, लाइक हमारे इधर इस टाइम पे क्या होता है हाँ। कि जब संडे के दिन और एग्जाम नीट होता के है, अराउंड वो मतलब बंद भी करने की इंस्ट्रक्शंस होती है कि उस एरिया में नहीं खुली कर हाँ, सकती। प्लस जो दुकानें खुली होती हैं फिर वो पैसे बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा चार्ज लेती करते है। हैं। तो हम लोग ऐसे भाग भाग के, ये आधा घंटा लगा उसमें प्रिंट लेके आने में। तो फिर मैं आई, तब तक मेरी एंजाइटी बहुत पीक लेवल पे चली गई थी कि ये हो क्या रहा है 2 साल जो इतना ये कर रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा अगर गेट बंद हो गया तो। हाँ। तो लकीली मैं पहुंच गई थी, बिकॉज मैं जल्दी गई थी चेकिंग कराने। तो मैं गई, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है मोर देन एनीथिंग कि तुमने प्रिपरेशन कैसे भी लाइक अच्छी ठीक ठाक भी हुई, तुम उस दिन एग्जाम के दिन तुम खुद को कैसे संभालते हो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लस टाइम के पहले चले जाओ, टाइम से पहले जाओ, टाइम के पहले चले जाओ, टाइम के पहले चले जाओ। तो फिर मैं गई, एंड फिर मेरी चेकिंग वगैरह हुई, एंड देन आई वेंट टू द क्लास, एंड फिर जाके आई वाज लाइक ओके। बट फिर मैं लास्ट थी मेरे क्लास में घुसने के लिए, सब बैठे थे एंड मेरा था फर्स्ट बेंच। तो मैं जाके बैठ गई, एंड मेरी एंजाइटी तो ऑब्वियसली बढ़ी थी कि अब क्या होगा, पता नहीं दिन ख़राब है, ये क्या हो गया मेरे साथ, पता नहीं अब नीट का पेपर भी ख़राब ही जाएगा। तो वो पूरी ओवर थिंकिंग चालू हो गई थी कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव।
फिर मैंने ऐसे करा कि ओके आंखें बंद कर ली एंड आई ट्राइड क्लियरिंग आउट कि नहीं लाइक अब जो हो गया सो हो गया, दैट इज़ इन द पास्ट. तो तुम्हारे हाथ में प्रेजेंट है, तुम्हारे हाथ में फ्यूचर भी नहीं है ना, पास्ट है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट पे ध्यान करो. एंड स्टार्ट से जैसे मैंने बोला था कि मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं खुद से कभी नहीं थी. लाइक प्रिपरेशन में भी मैं करती थी क्योंकि मुझे मज़ा आता था यू नो सॉल्व करने में, या मतलब एग्ज़ाम्स देने का बोल दिया मैंने कि मैंने सपोज़ KVPY दी थी या JEE भी दी थी, तो मुझे मज़ा आता था एग्ज़ाम्स देने में. आई लाइक टू असेस माई सेल्फ कि ओके मैं कम भी हूँ तो ठीक है, कितना कम हो, या हाउ वेल एम आई परफॉर्मिंग, ये ऐसे. तो इस वजह से मैं देती रहती थी. तो एग्ज़ाम के दिन गई तो एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं था मेरा, बस ये था कि मुझे एक गवर्नमेंट सीट चाहिए. ऑनेस्टली एम्स दिल्ली एज सच कोई मेरा ये नहीं था कि मुझे एम्स दिल्ली चाहिए, कभी नहीं था. Aim was not AIIMS Delhi, always. इट वाज नेवर, इट It was never AIIMS Delhi. it was It was a GMC. हाँ GMC. Good GMC. माई प्लेस ऑल्सो हैज़ GMC सतारा. तो मेरा ऐसा था कि 600 पे वो मिल जा रहा है, तो मेरा ऐसा था कि ओके उतने तो, क्योंकि मॉक टेस्ट में मेरे उतने आ रहे थे, तो बस उतना तो मुझे आ जाएगा. तो फिर आया पेपर हाथ में. अब पेपर मैंने देखा, आई स्टार्टेड विद बायोलॉजी. तो बायोलॉजी वाज प्रीटी डिसेंट, काफ़ी PYQs उठे, लाइक अब अगर सीधे कोई सीधे मास्टर क्लास आए इन थे. बायोलॉजी से तैयारी हाँ. करेगा तो डिसेंट ही लगेगा पेपर. तो हाँ, शर्मा सर कब आ रहे हो पॉडकास्ट पे? तो फिर मैंने बायो करा. फिर मैं गई केमिस्ट्री. तो हमारे टाइम पे केमिस्ट्री काफ़ी AR बेस्ड और थेरी बेस्ड आई थी, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था. इवन फिजिकल केमिस्ट्री वाज थ्योरेटिकल. तो केमिस्ट्री वाज अ बिट ट्रिकी. तो मेरा फिर अगेन वो एंजाइटी चालू हो गया कि ये क्या हो रहा है, केमिस्ट्री मुझे नहीं आ रही. तो ठीक है, देन आई वाज लाइक जितना आ रहा है उतना करो. देन आई शिफ्टेड टू फिज़िक्स. फिज़िक्स वाज आल्सो डिसेंट. तो फिर ये मैंने पेपर कर दिया एंड तब तक आई थिंक एक आइडिया आ जाता है तुम्हें कि तुम कितना स्कोर करोगे. अगर तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें पता होता है कि इतने में इतना होगा. तो देन मैंने इसे कैलकुलेट करा. मैं पेपर के बीच में ये कर रही हूँ कि मेरे 650 आएंगे मैक्स. ये मेरा था पेपर के बीच में, 1 घंटा बचा है, आई वाज लाइक 650 मैक्स होगा, उसके ऊपर नहीं जा रहा. मैंने सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहे. देन आई वाज लाइक ओके ठीक है, 650 में भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, पुणे भी मिल जाएगा. तो इट वाज GMC सतारा, नहीं तो पुणे या बॉम्बे. KEM इज़ इन बॉम्बे एंड पुणे में दिस BJ. तो आई वाज लाइक ये तीनों में से तो हो जाएगा कोई, तो इट्स फाइन. तो मैं खुद को से समझा रही हूँ कि कोई बात नहीं, इट्स ओके. एंड द फैक्ट दैट आई डेंट हैव अ लॉट एक्सपेक्टेशंस कि मुझे इतना हिट करना है, या तुम्हें लाइक बहुत वो बर्डन सा हो जाता है कि 700 हिट करना है या 710 लाना है या 720 लाना है. तो फिर तुम आई गेस जो तुम सही भी कर रहे हो तुम गलत कर देते हो. तो खुद पे आई गेस ज़्यादा प्रेशर मत डालो. जितना हो रहा है जस्ट ट्राई मैक्सिमाइजिंग, कीप योर माइंड वेरी कूल एंड ट्राई टू फाइंड आंसर्स. तो मैंने फिर बहुत अच्छे से कूल माइंड के साथ फिर OMR भरी. एंड जब मैं आई तो मम्मी को आते ही आई वाज लाइक मम्मी 670 मैक्स, लाइक 650 to 670. ठीक है. नहीं सर मैंने यार, बोला मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ, ये वो वाली है कि यार पेपर बड़ा खराब गया है नहीं और सर. फिर उसके बाद टॉप करने वाले बच्चे, ये वो है. नहीं मैं खुद बहुत, जब मैंने लाइक OMR आई थी, रात को ही आई थी, जब मैंने चेक करा तो 700 आए थे आई उस टाइम पे. तो मैं खुद बहुत ज़्यादा शॉक थी, क्योंकि मैं आपको दिखा सकती हूँ लाइक मेरे जो मार्क्स थे ना पेपर के, लाइक फिर अप्रैल के मार्क्स पकड़ लो, मैं 580 में भी चल रही थी. अप्रैल में मेरे बहुत फ्लक्चुएशंस हुए, लाइक मैं 580 हिट करती थी. सेकंड पेपर आई यूज्ड टू गो 650 देन 700. बट यार अगर मॉक टेस्ट में अगर कोई 650 कर रहा है तो 680 से तो अबव ही फिर मान सकते हैं कि 680 से अबव मतलब इट उसका आ सकता डिपेंड्स है. ऑन द मेंटल स्टेट. बहुत ज़्यादा, मतलब तुम अगर 650 कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट उस दिन पता नहीं क्या हो सकता है. एंड इवन इफ़ यू आर डूइंग लो 600, क्योंकि मेरे खुद के बैचमेट से जो इतना अच्छा स्कोर नहीं कर रहे थे मॉक टेस्ट में, पकड़ लो लाइक 620 630, जिनके एंड में जाके मैं खुद उसमें ही हूँ, इतने अच्छे नंबर आ गए. एंड में जाके अच्छे 700. जब मैंने 700 हिट तो किया पहली बार वाज 15 days बिफोर एग्जाम, लाइक मॉक्स में. सही. जो नीट प्रेप के पेपर थे, फुल सिलेबस जो चल रहे थे, और इट वाज एवरी डे. तो उसमें 15 दिन पहले मैंने 700 पहली बार हिट किया था. उसके पहले आई यूज्ड टू मैं 660 पे आके से स्टक हो गई थी बीच में. तो मतलब ये लर्निंग लेसन यही है ना कि इफ़ यू आर डूइंग वेल इन योर मार्क्स तो इट्स गुड, कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग. एंड मतलब एक कॉन्फिडेंस रखो कि तुम अच्छा करोगे पेपर में. खुद पे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आने दो, बट डोंट लेट द लाइन बिटवीन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस ब्लर. वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
एंड अगर तुम कम भी स्कोर कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। नीट का पेपर इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ये तो इस साल पता लग ही गया। ये तो इस साल पता लग ही गया। सही सही बस सही। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, एंड अगर तुमने मेहनत करी है तो यू विल डेफिनेटली डू वेल। मेरी मम्मी मेरी हमेशा बोलती रहती थी कि इफ़ यू हैव वर्कड हार्ड फॉर समथिंग यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ इट। नाइस नाइस नाइस। तो तुम लोगों को ये चीज़ें सुन के थोड़ा बहुत ये तो क्लियर हुआ होगा कि एग्ज़ाम डे की एंजाइटी को आपको कंट्रोल करना है। एग्ज़ाम के दिन, एग्ज़ाम से पहले तो गलतियां नहीं ही करनी है, एग्ज़ाम के दिन भी कुछ गलतियां हैं जिनको अवॉइड करना ही करना है भाई। अगर वरना हो भी गई सपोज एग्जाम में गलती, फिर भी यू डोंट हैव टू पैनिक। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर पैनिक मत OMR करो। में भी सपोज गलती हो गई कि तुमने एक क्वेश्चन ऊपर का नीचे कर दिया तो एक ही क्वेश्चन गया है, आगे 5 ही नंबर गए, उसके आगे कंसंट्रेट करो, दैट इज वही। इम्पोर्टेंट। नाइस नाइस नाइस। तो अच्छा, वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी पूछना चाहूँगा, OMR फिलिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? क्योंकि OMR इज समथिंग कि आपने अगर एक क्वेश्चन इधर का उधर भर दिया तो पूरा शायद भी हो आप उस सकता सीक्वेंस में है। पूरा खराब हो सकता है आपका। तो क्या तो था? मतलब प्रेफर्ड तो ऐसा होता है ना कि तुम बायो कर लो, बायो का भर लो OMR। ये तो स्टैंडर्ड की यही बताते हैं कि तुम एक सब्जेक्ट कर लो और उसकी OMR फिल कर लो, एंड हर एक क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर देख के मार्केट। हर एक क्वेश्चन पे सपोज तुमने कुछ ऊपर नीचे भी कर लिया तो तुम्हें वो नेक्स्ट क्वेश्चन में पता लग जाएगा कि मैंने वो गलती करी है, तो तुम आगे का बचा सकते हो, वैसे कर सकते हो। नहीं तो सेकेंड इज तुम पूरा पेपर सॉल्व करो और पूरा OMR भरो, जो कि आई डोंट थिंक आई विल एडवाइस। उसमें मिस्टेक्स के ज़्यादा चांसेस मिस्टेक्स की ज़्यादा चांस है। अगर आपके जो तुम्हारा हार्ड अर्न paper- मार्क्स हैं वो भी जा सकते सिली मिस्टेक में चले जाएंगे। लाइक वो तो आई गेस तुम जब प्रैक्टिस कर रहे हो मॉक टेस्ट तो उसमें यू कैन ट्राई एंड सी कि तुम्हारा कैसा हो रहा है। इफ़ यू आर फास्ट इनफ, तो अगर तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी है तो यू कैन डू कि पूरा पेपर कर लिया और फिर एक साथ भर लिया, वो एक स्ट्रैटेजी है। इफ़ यू आर ओके कि तुम्हारा पेपर अगर 2.5 आवर में हो रहा है तो यू गो मतलब बायोलॉजी कर लिया, फिर उसका OMR नाइस एक एक सीक्वेंस में करो, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होता है। नाइस नाइस नाइस। अच्छा, ये तो हुई नीट की तैयारी की बातें। थोड़ा बहुत ये बताओ पलक कि नीट के अलावा जब एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने की तैयारी हो रही है, उस बीच में पलक ने क्या किया और पलक को क्या करना पसंद है? नीट के बाद तो ऐसा था रहा कि बस आई डोंट नो, जब मैंने मतलब पहले तो कैलकुलेट किया था कितने मार्क्स आ गए थे, आई वाज लाइक ओके कॉलेज तो मिल जा रहा है बहुत अच्छा। एंड उसके बाद फिर मैंने जो मतलब ऐसा होता है ना कि सबकी एक लिस्ट होती है कि मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है, क्या क्या देखा? मूवीज़ बहुत कुछ देखा था, मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है, बस 2 साल हो गए। तो मूवीज़ हो गया, फिर बाहर घूमने गई थी फैमिली के साथ, नानी के घर गई थी। मतलब हम तो पहले से एक एक महीना जाते थे जब छोटे थे, बट 11-12 ज़्यादा दिन नहीं गई पाई, लाइक मैं 15 दिन ही गई थी पूरे साल में। फिर मैं नानी के घर गई, 1 महीना वहाँ पे थी, एंड बस दोस्तों से मिली पुराने, ऐसे ही आई थिंक बहुत फन टाइम था, बहुत मज़ा आया था, याद के लिए इट वाज वेरी नॉस्टैल्जिक। नाइस। पलक ने बताया था वो सिंगिंग भी करती है ना? तो किस तरह के गाने आप गाना पसंद करते हो? सर गाने मतलब हिंदी हो गए, पुराने हिंदी गाने। पुराने मतलब कौन से वाले? बॉलीवुड थोड़े बॉलीवुड ही पकड़ लो सर, अभी के रिसेंट्स। अभी के रिसेंट या फिर पुराने? पुराने मतलब बहुत पुराने नहीं, 2017-18 ये तो रिसेंट में अच्छा, ये रिसेंट में इसमें सब रिमिक्स ही आ रहे हैं पुराने वाले। हाँ रिसेंट में सब रिमिक्स ही आ रहे हैं पुराने। नहीं यार, कुछ अच्छे भी आ रहे हैं। कुछ आ रहा है, जैसे पुष्पा 2 आ रहा है। हिंदी नहीं है वो। हाँ, हिंदी में तो है ना, वो तो फिर डब ही हो गया। बट सुनने में मजा आ रहा है। Nice, nice, nice. The man behind the Camera. man under the Under the camera camera. is talking about the songs. सही सही। तो अभी कुछ परफॉर्मेंस वगैरह किया तुमने अभी हमारे लाइक हाँ एम्स में सोसाइटी की तरफ से? मैंने एम्स में हमारे लाइक फितूर करके एक इवेंट होता है, तो उसमें मैंने किया था मेरे दोस्त के साथ। क्या गाया एक था? बार। याद नहीं, मैंने मैशअप ही गाया था कोई। इस लड़की ने नीट क्रैक किया है, इस लड़की ने KVPY दिया है, इस लड़की ने मतलब वो सारी चीजें करी हैं जो जिसमें याद रखने का बहुत ज्यादा काम होता है। पर अगर तुम पूछ लो कि पलक तुमने कौन से गाने सुने थे? गाने नहीं याद आते, बस गाने का बस ऐसे
प्लेलिस्ट बनती है कि ओके कोई भी बजा दो तो ये कोई तो भी है, होता है ये तो है। प्लेलिस्ट बनती सही है है, बस सही है, that's सही it. सही 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 सही। जय हो बाबा अरिजीत की। ए.आर. रहमान ए आर रहमान सही है। स्पॉटिफाई स्पॉटिफाई नहीं प्रीमियम नहीं, ब्रांड प्रमोशन नहीं करेंगे। पैसा तो पहले। सही है। तो पलक, बहुत मज़ा आया यार तुम्हारे साथ बात करके। गाना भले ही हमें सुनने को नहीं मिला यार, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें पलक का गाना सुनना है कि नहीं सुनना है, तो मैं फिर नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ करवाऊँगा पक्का। अभी तो मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, जाने दो। अभी फर्स्ट टाइम है। शायद कहीं पोस्टेड होगा। हाँ, कहीं पोस्टेड होगा, मैं वहाँ से निकलवा के लेके आता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे करा हुआ है पोस्ट। इंस्टाग्राम से मैं निकलवा के लेके आऊँगा। जैसे वेद शिंदे का एक था गिटार वाला, वो मैंने डलवाया था। ठीक। वेद शिंदे गिटार बजाता था, सक्षम कीबोर्ड प्ले करता था, तो वो तो मैं करवा दूंगा। ठीक है। बाकी यार पलक, बहुत मज़ा आया यार आपके साथ बात करके, बहुत Same पॉजिटिव here. वाइब है आपकी। ये मैं दूसरे वाले की तरह नहीं बोल रहा कि पॉजिटिव वाइब है, वो वाले नहीं, मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ कि नीट एस्पिरेंट्स को काफ़ी पॉजिटिव लगेगा इस चीज़ को सुन के कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी भी है उसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है। आई थिंक मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर तुम्हें कुछ करना होता है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। रास्ते इफ़ अपने आप यू बन जाते जस्ट वांट टू फाइंड समथिंग तो ढूंढो, ऐसे नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो बस रुक जा रहे हो। तो चलने की ज़रूरत तो कर बंदे यार। हाँ, बस तुम्हें मिल जाएंगे रास्ते, मुझे मिल गए, तुम्हें भी मिल सकते हैं। नाइस नाइस नाइस। तो एनी फाइनल एडवाइस टू नीट एस्पिरेंट्स who are preparing for NEET 2025, because a lot of things are going to change for them, might be आई थिंक हाँ, पैटर्न भी कुछ बदल रहा हाँ, है। क्या पता पैटर्न चेंज हो, क्या पता ना भी हो, क्या पता उससे अगले साल हो, तो अभी इनको भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। तो क्या एडवाइस आप देना चाहोगे? आई थिंक मुझे जो बोला गया था मैं वही बोलूँगी। पहले तो बस अपना काम करते रहो विदाउट एक्सपेक्टेशंस। जैसे बोलते हैं ना कि अपना कर्म करते रहो, जैसे कर्म कर, फल की भगवद चिंता मत गीता कर। में लिखा है। हाँ। एंड सेकेंडली, जो अभी क्लास 12th में है उनके बोर्ड्स भी आएंगे, तो बोर्ड्स के बाद एक बहुत गंदा फेज़ आता है कि तुम बहुत गंदा स्कोर कर रहे हो, तो वो सबके साथ होता है, ठीक है। तो डीमोटिवेट मत होना। स्पेशली मई में एग्ज़ाम है तो अप्रैल में वो फेज़ आएगा, मार्च और अप्रैल में। तो बस में चलते रहना है कि नो मैटर व्हाट, कितना सैचुरेशन आ जाए, रुकना नहीं है, क्योंकि 99% लोग रुक जाते हैं, वहाँ पे हार जाते हैं। तो तुम्हारी कंपटीशन खुद से है, तो रुकना मत, चलते रहो। एंड इफ़ यू वर्कड हार्ड फॉर समथिंग यू विल गेट इट, डोंट गिव अप। थैंक यू वेरी मच पलक, इट वाज अ नाइस स्मॉल कॉन्वर्सेशन, बट होपफुली कि इससे बहुत लोगों को बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी और ये कॉन्वर्सेशन को और बड़ा करेंगे। अगर कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताओगे कि पलक के बारे में और ज़्यादा अगर तुम जानना चाहते हो, दोबारा पलक को लेकर आएंगे हम लोग नीट स्पॉट पे, और काफ़ी और ज़्यादा इनके बारे में जानकारी आप लोगों को देंगे। थैंक यू वेरी मच पलक। थैंक यू सर।